गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक कुमार भारती है और अभी हाल ही में झारखंड लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आया है और जिसमें मेरा प्रशासनिक सेवा में दूसरे स्थान से चयन हुआ है। फाइनल सिलेक्शन के बाद खुद भी बहुत खुशी मिली और कई सारे लोगों का फ़ोन कॉल आया बधाई देने के लिए। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बस ये है कि सफलता के बाद इसको कैसे बयां करना है ये तो मुझे नहीं आता है, लेकिन ये है कि हाँ, बहुत अच्छा फील होता है। आप लंबे समय तक संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिलती है तो उसकी खुशी एक अलग होती है। मैं इस सफलता के लिए अपने माता पिता और डिस्कवरी आईएएस के सीबीपी श्रीवास्तव को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने शुरू से एक सहयोग और एक गाइडलाइन देते रहे हैं। और आपको पता है कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। ये एक गाइडलाइन कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई आपके सीनियर भी हो सकते हैं और आपके माता पिता भी हो सकते हैं, गुरुजन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इस बारे में मेरे को गाइड मेरे पिताजी से मिला और साथ ही साथ सीबीपी श्रीवास्तव सर से मिला। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं एक सफल हो गया हूँ तो मैं कोई विशेष हूँ या कुछ विशेष होगा मेरे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी तरह मैं भी एक सामान्य पृष्ठभूमि से हूँ, एक सामान्य हूँ। रिजल्ट आने के पहले मैं बिल्कुल भी वही था आपकी तरह। हाँ, रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग मुझे या फिर जो भी तैयारी करने वाले वो एक विशेष नज़र से देखने लगते हैं, बट मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा हूँ नहीं, एक बिल्कुल सामान्य हूँ आपकी तरह से और आगे भी ऐसा ही रहूँगा। और मुझे सिलेक्शन होने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई विशेष बन गया हूँ। जो मैं कल था वो भी मैं आज ही भी हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं सफल हो गया हूँ तो हो सकता है मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छी होगी या मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप जानें कि एक सफल व्यक्ति किस पृष्ठभूमि से भी कैसे पृष्ठभूमि से हो सकते हैं और किन किन दौर से गुजरते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। मेरा स्कूलिंग एक ऐसे जगह से हुई है जो आप सुनेंगे तो थोड़ा हैरान भी होंगे। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग आरसी मिशन स्कूल जमुआरी एक जगह है। ये झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से कुछ दूरी के बाद एक काफ़ी जंगल पड़ता है। उन जंगल के बीच में वो स्कूल बनाया गया है जहाँ मुख्यतः ट्राइबल्स लोग पढ़ते थे और अभी भी पढ़ते हैं। वहीं पे मैं भी पढ़ता था। वो स्कूल ऐसा था जहाँ पे प्रशासनिक पहुँच नहीं थी, बस स्कूल था, वहाँ के लोकल टीचर्स थे, स्कूल चल रहा था, मैं भी पढ़ रहा था। वही सरकारी स्कूल थे। खुद से बैठने के लिए जूट का जो एक बोरा होता है उसको लेके जाते थे, बैठते थे, पढ़ाई करते थे, घर आते थे। उसके बाद वहाँ से प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आया। वहाँ संत रॉबर्ट हाई स्कूल हजारीबाग में मेरा एडमिशन हुआ और वहीं से मैंने 10th पास करा। उसके बाद वहीं पर हजारीबाग में संत कोलमस कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट पास किया हूँ। फिर मैंने ग्रेजुएशन भी संत कोलमस कॉलेज हजारीबाग से ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पास किया हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने के बाद मुझे गाइड की ज़रूरत थी। मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करा, डिस्कवरी आईएएस उस समय मैं ज्वाइन किया था। इस बीच
तैयारी के साथ में मैं अपनी एकेडमिक को भी आगे बढ़ाना चाहता था। तो मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था और इकोनॉमिक्स में ही मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया। और पास करने के बाद फिर मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी दिया। अच्छी बात ये रही कि पहली बार में नेट हुआ और दूसरी बार में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। इधर मेरा यूपीएससी की भी तैयारी चल रही थी और स्टेट का भी मैं तैयारी कर ही रहा था। फिर यूपीएससी का भी मैंने मेंस दे रखे थे, बट उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं था। तो इस बीच फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था जेएनयू में, और जेएनयू में अप्लाई करने के बाद फिर मेरा वहाँ फाइनली पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया और मैं वहीं पर अभी वर्तमान में पीएचडी रिसर्च कर रहा हूँ। अभी हाल में एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। विशेषकर ये एक हिंदी मीडियम से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मेरा जो एक सिलेक्शन हुआ, मैं एक हिंदी मीडियम से हूँ और हिंदी मीडियम से ही मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं और अभी मैं झारखंड लोक सेवा आयोग में चयनित हूँ, हिंदी मीडियम से ही हूँ और प्रशासनिक सेवा में द्वितीय स्थान प्राप्त है। तो इसमें आपको आप ये जानिए कि मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ। कई लोग, जब मेरा रिजल्ट आया था तो एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर आपका मीडियम क्या था। मैंने कहा कि सर मेरा मीडियम हिंदी में था। तो कई लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम का आप होके आप दूसरे स्थान पे कैसे चयनित हो गए। तो उस दिन मुझे एक फील हुआ कि एक लोगों में ये एक परसेप्शन बन गया है कि जो टॉपर्स रैंक होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले ही होते हैं, जो ये एक बिल्कुल ही गलत बात है। टॉपर्स या सिलेक्शन में मीडियम की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। आप अपने अंदर में जो भी क्षमता है उसको सामने रखिए, आप सेलेक्ट होंगे, आप टॉपर में भी जाएंगे। तो मैं एक जेएनयू के एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब वहाँ पर अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, तो चूँकि मैं हिंदी मीडियम से था और इकोनॉमिक्स मैं पीएचडी करने जा रहा था और बहुत ज़्यादा मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हूँ। सारे लोगों ने कहा कि जेएनयू में जो होगा वो इंग्लिश वालों का होगा, बड़ी यूनिवर्सिटी है, हिंदी वालों का तो संभावना कम है और वो भी ऊपर से इकोनॉमिक्स आप हैं। मैंने फिर भी बोला कि मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मुझे अप्लाई करना चाहिए, मुझे अपना जो बेस्ट है उसे देना चाहिए। होना नहीं होना वो अलग बात है, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मैं गया वहाँ पे अप्लाई किया। मेरा रिसर्च प्रपोजल इंग्लिश में ज़रूर लिखा था, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे इंग्लिश आती है, तो मैं रिसर्च प्रपोजल इंग्लिश में लिखा था। बट जो इंटरव्यू देने के लिए गया, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वहाँ जितने भी लोग आए थे सारे के सारे इंग्लिश में इंटरव्यू दिए। मैं सिंगल एक लड़का था, हिंदी में इंटरव्यू दिया। मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, सब तो इंग्लिश में, मैंने तो इंटरव्यू हिंदी में दिया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जेएनयू में मात्र इकोनॉमिक्स में पीएचडी के लिए 10 सीट थे और 10 सीट में मेरा एक सिलेक्शन हो गया। और जब फाइनल सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा कि मीडियम जो है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। अगर आप में अच्छी क्वालिटी है, कैपेसिटी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। मीडियम बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। और अभी मैं ऑलरेडी जेएनयू में रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए, आप तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात हुई है, एकेडमिक अचीवमेंट की बात हुई, तो आपको इससे मेरी चीज़ों से आप पता चल गया हो कि मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से, सामान्य तरीके से, हाँ ये बात है कि दिल्ली में आने के बाद मैं जेएनयू में चला गया तो कई लोग मानते हैं कि नहीं आपका एक खास हो गया, लेकिन कोई खास नहीं है। एक नॉर्मल हूँ और एक नॉर्मल स्टूडेंट होकर ही वहाँ मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए, तैयारी करने वाले जो फ्रेशर होते हैं और जो पुराने काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें कोई विशेष अंतर होता नहीं है, सब एक जैसे होते हैं।
सबकी जो मनस्थिति है वो लगभग एक जैसी होती है और सब संघर्ष कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जब रिजल्ट आ जाता है तो ये इनकी जो मनस्थिति है वो सेलेक्टेड और जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनमें काफ़ी बदलाव आ जाता है, वो अलग फील करने लगते हैं। लेकिन शुरुआत के दौर में दोनों एक होते हैं और जो फीलिंग्स भी होती है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। देखिए, एक बड़ा प्रश्न आता है कि नहीं सिविल सेवा की तैयारी कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये बता दूं कि एक सामान्य पृष्ठभूमि का कोई भी जो ग्रेजुएट है वो तैयारी कर सकता है। ये एक, मुझे लगता है ये एक एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसमें कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जीनियस है, हाई लेवल का टैलेंटेड है या काफ़ी नॉलेजेबल है तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा और नॉर्मल तैयारी करने वाले को सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसमें सिलेक्ट हो सकता है, बल्कि आप कई उदाहरण देखेंगे, एक सामान्य विद्यार्थी टॉप रैंक पे जाता है और एक जीनियस व्यक्ति भी सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसमें ये कोई टैलेंट या बहुत जीनियस का कोई रोल नहीं है। आप सिविल सेवा में कैसे आपको देखते हैं, कैसे तैयारी करते हैं और चीज़ों को किस तरीके से समझ पाते हैं और ख़ुद को उस अनुरूप कैसे ढाल पाते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। और आपका जो गोल है उस पर कितना फोकस रखते हैं ये बहुत मायने रखता है। अभी हाल में एक अच्छी बात ये हुई है कि यूपीएससी में अब जो पुराना पैटर्न था वो चेंज हो गया, नया पैटर्न आया है जिसमें जीएस की भूमिका सबसे ज़्यादा है, वेटेज सबसे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, यूपीएससी में बदलाव होने के बाद लगभग सारे स्टेट में ने भी ये बदलाव कर दिया और उन्होंने जीएस को ही वेटेज सबसे ज़्यादा दिया और जीएस की ही भूमिका सबसे ज़्यादा हो गई है। पहले ये हुआ करती थी कि नहीं यूपीएससी है तो उनका एक अलग तरीके से तैयारी होती है, स्टेट का थोड़ा अलग होता है। लेकिन हाल के समय में जिस प्रकार से स्टेट पीसीएस और में बदलाव आए हैं वो और यूपीएससी, ये दोनों लगभग जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है वो एक हो गए हैं। इसलिए तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कोई एक स्टेट, अपने स्टेट में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि स्टेट तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी आपका छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ऐसा समय आ गया है कि आप इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी कर सकते हैं और यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट को स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ स्टेट को लेकर के एग्ज़ाम के टाइम में फोकस होना पड़ता है, जो स्टेट स्पेशल होता है और वो अंत एग्ज़ाम के समय में किया जा सकता है। बस मैं भी अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सेलेक्ट पीसीएस में हो गया हूँ, बट मैं अभी भी कर ही रहा हूँ और जब तक फाइनल सिलेक्शन सिविल यूपीएससी में नहीं होता तब तक मैं लगा हूँ। अभी मेरे पास समय है और मैं तो कहूँगा कि जिन भी विद्यार्थी के पास एज है वो तो यूपीएससी फोकस होना चाहिए और साथ ही साथ पीसीएस देना चाहिए, क्योंकि अब अलग अलग तरीके अलग अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों इंटीग्रेटेड रूप से देख सकते हैं। हाँ, जिनका यूपीएससी में एज नहीं रहा है तो वो पीसीएस को फोकस कर सकते हैं और उसमें वो सिलेक्ट हो सकते हैं। देखिए,
तैयारी करने के लिए एक कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि आप आत्मानुशासित कितना है, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी तैयारी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा समय होता है जहाँ तैयारी करते हैं तो आपका जो ध्यान है काफ़ी जगह भटकाव होता है, कई चीज़ों पे जाता है। कई बार सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, कई बार आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, कई बार ये होता है कि बहुत फालतू कामों में भी ध्यान चला जाता है। ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, एक स्वाभाविक सा एक अट्रैक्शन होता है और आप चले जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर थोड़ा सा आपको आत्म अनुशासित होना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से बंद कर देंगे, कोई भी चीज़ पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता, लेकिन आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कम से कम इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ कि अगर कुछ दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट आपको लेते हैं या कुछ समय देते हैं तो उससे भी कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ सीखने की कोशिश करिए। हो सकता है कि यूट्यूब देखते हैं तो वहाँ से आप ऑथेंटिक चीज़ें सीख सकते हैं, किन्हीं का भाषण भी आप सुनकर उससे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। कोई इकोनॉमिस्ट हैं तो कोई स्टेटमेंट दिए हैं तो यूट्यूब में उसका भी स्टेटमेंट सुन के कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कुछ भी चीज़ें हैं, लेकिन उससे काम की चीज़ें आप निकालने की कोशिश करिए। अगर आप दूसरे जगह इन्वॉल्व भी होते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उससे आप काम की चीज़ें निकाल लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी क्षमता पे फोकस करिए। हर व्यक्ति में एक स्पेशल गुण होता है, या बोलिए तो स्पेशल, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, आपको मान के चलना होगा। हर व्यक्ति अपने आप में कुछ ना कुछ स्पेशल है, तो उस स्पेशल चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। वीक पॉइंट तो सबके होते हैं, वीक पॉइंट पर आप जाएंगे तो हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लगेगा कि यार मुझे आता ही नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ और ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा अपना मानना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि वीक पॉइंट के जगह पे आपके जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर फोकस करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सक्सेस जल्दी मिल सकती है। और मान के चलिए कि हर व्यक्ति में बिल्कुल कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा समझता है, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेता है, कम समय में अच्छे से समझ लेता है, अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति की लिख के समझने की क्षमता हो सकता है कोई व्यक्ति के सुनकर समझने की क्षमता ज़्यादा हो। तो आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पहचानिए और उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर फोकस करिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, आपका जो वीक पॉइंट है उसको ध्यान दे करके सुधार करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इस मामले में मेरा जो विचार है बिल्कुल थोड़ा अलग हट के है, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में कंप्लीट कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती ही होती है, अब चाह कर भी उसको दूर नहीं कर सकते हैं। तो आपको यही कोशिश होनी चाहिए कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है और उस पर फोकस करके उसको जाए। मैंने भी वही किया, मेरे भी बहुत वीक पॉइंट थे। मुझे भी एक बार ऐसा लगता था कि यार मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, कमियाँ बहुत नज़र आती थी, बट मेरा भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने उस पर काम किया, अब काफ़ी फोकस किया और उसी को मैंने मेन एक हथियार की तरह यूज़ किया और मैं अभी फाइनली सेलेक्ट हो गया हूँ। तैयारी के लिए फिर
आपको मैंने पहले भी कहा है, गाइड की ज़रूरत होती है। गाइड आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा है। कोई टीचर हैं, कोई कोचिंग के सर भी हो सकते हैं, कोई आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अगर माता पिता कोई भी हो सकते हैं। गाइड की इसलिए भूमिका है क्योंकि इस फील्ड में बहुत भटकाव होते हैं, इतने सारे चीज़ हैं यहाँ पे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा चीज़ मेरे यूज़ के लिए है और कौन सा मेरे यूज़ के लिए नहीं है। तो इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए गाइड की भूमिका होती है। और यहाँ पर थोड़ा कई बार कोचिंग का रोल आता है। अगर आप खुद से करते हैं तो थोड़ा ये डर होता है कि नहीं उलझ जाएंगे, चीज़ों को जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो उसमें है कि आप कोई कोचिंग या कोई सर, ज़रूरी नहीं है कोचिंग, कोई सर के भी दिशा निर्देश ले सकते हैं ताकि आप एक ट्रैक मिल सके और उस ट्रैक पर आप चल सकें। इस मामले में मुझे CBP श्रीवास्तव का गाइड मिला था। उनके पास मैं जब गया था तो शुरू में मुझे लगा था कि सर हैं तो अलग अनुभव हुआ, क्योंकि सर जो पढ़ाते थे तो उनकी जो भाषा शैली बहुत अलग थी। तो शुरू में लगता था कि यार क्या है, थोड़ी कई बार होता था कि जब भाषा शैली अच्छी होती है तो आपको लगेगा कि नहीं ये ख़राब है, आपका ऐसा फील होगा। लेकिन सिविल सेवा में एक सामान्य मानक भाषा होनी चाहिए और वो सर से मुझे मिला। दूसरी चीज़ ये है कि श्रीवास्तव सर के एक अच्छी चीज़ ये मुझे मिली कि वो पढ़ाए नहीं, उन्होंने ये बताए कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाते तो सब लोग भी हैं, लेकिन वो बताए कि नहीं पढ़ना कैसे है, चीज़ों को समझना कैसे है और हमें पहचान कैसे करने हैं कि ये UPSC के लिए या सिविल सेवा के लिए ये ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें नहीं ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ये उन्होंने बताया। और वो सिखा दिए कि एक सामान्य व्यक्ति भी घर पे रह करके चीज़ों को समझ सकता है। और ये चीज़ समझ आ गई आपको कि पढ़ना कैसे है, तो आप खुद भी आराम से सफलता पा सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि बुक होता है या नोट्स होते हैं, आप पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ना, उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं, ये चीज़ पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ें आप खुद अपने अंदर से भी डेवलप कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है डेवलप करना। ये डेवलप कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी होती है। राइटिंग स्किल पर फोकस करना ही होगा आपको, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें अंतिम काम वही आता है जो आप लिखेंगे। आप कितना भी नॉलेजेबल हैं, मैंने देखा है, मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, लेकिन मैंने यही रखता है कि आप एग्ज़ाम में क्या लिखिए, क्योंकि वही आपको मार्क्स दिलाता है और वही आपको सिलेक्शन देता है। राइटिंग के लिए आपको शुरू से प्रैक्टिस करना चाहिए। कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि नहीं राइटिंग स्किल के लिए क्या किया जाए या कब से शुरू करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि राइटिंग स्किल के लिए कोई स्पेशल काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पढ़ते हैं तो कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको लिखने का आदत डालिए। आप कुछ भी लिखिए, कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे कोरोना वायरस के बारे में पढ़े तो उसके बारे में लिखिए। क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है तो कुछ लिखिए, 2 लाइन 4 लाइन, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जो है लिखिए। सबसे पहले तो राइटिंग स्किल के लिए आपको तो आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ होता है कि सब पढ़ते हैं लेकिन लिखने की आदत नहीं बन पाती है। जब एग्ज़ाम होता है
तो कहाँ से शुरू करें, क्या पहले लिखे, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन अगर आपको लिखने की आदत पड़ गई तो आप मान के चलिए कि जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि लिखना क्या, कुछ ना कुछ लिखेंगे। बाकी ये है कि एक समझ विकसित होने के बाद उसको आप फ्रेमिंग के तरीके से लिख सकते हैं। और लिखने के लिए लिखने के लिए क्वेश्चन को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। अगर आंसर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप सुने होंगे, कहेंगे कि अरे मैंने तो बहुत लिखा था, बहुत अच्छा मेंस गया था, बहुत अच्छा करा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कई लोगों से आप सुने होंगे। इसका एक बहुत बड़ा वजह होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है शायद उसके अनुरूप वो लिख नहीं पाए होते हैं। लिखते ज़रूर हैं लेकिन क्वेश्चन के अनुसार नहीं लिख पाते हैं, जिसके वजह से उनकी मार्किंग कम होती है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि आप पूछ रहा है। 1 मिनट तो आप दे ही सकते हैं एग्ज़ाम के हॉल में। और समझने के बाद एक माइंड में मोटा मोटी फ्रेम बनाइए कि नहीं, इसके डायमेंशन, आंसर तो पूरा आप एक बार में तैयार नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत होता है और आप चाहेंगे कि नहीं पूरा माइंड में आंसर तैयार करके लिखिए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद माइंड में एक डायमेंशन आते हैं, हाँ इस क्वेश्चन में ये डायमेंशन हो सकता है, ये डायमेंशन हो सकता है। बस उस डायमेंशन को पकड़ के आपको आंसर लिखना है और आप लिख लेंगे आराम से। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि क्वेश्चन लिखने के पहले मन में पहले डायमेंशन जरूर बनाइए और उसके अनुसार लिखिए तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जब आंसर राइटिंग आप करते हैं तो आपका एवेल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसा कर रहे हैं। तो आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने भी टेस्ट सीरीज दिया था और काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया था। उसमें ये होता है कि मेंस का आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आप क्या लिखते हैं, 3 घंटे का जो समय होता है उसमें क्या लिखते हैं वो सारा चीज़ पता चल जाएगा। या फिर ये कहिए कि कई लोगों का ये होता है कि 3 घंटे में क्वेश्चन ही पूरा नहीं कर पाते हैं, तो टेस्ट सीरीज आप देंगे तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। 3 घंटे में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सारे चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं। और क्या क्या गलतियाँ होगी वो भी पकड़ में आ जाता है टेस्ट सीरीज देने से। एक छोटी घटना है टेस्ट सीरीज में, जब मैं दे रहा था तो मैंने ऊपर का जो निर्देश होता है मैं नहीं पढ़ पाया। उसमें क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चन करने थे और मैं निर्देश पढ़ नहीं पाया। और उसमें क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे और निर्देश था 5 करने का। मैं नहीं पढ़ पाया और सारे क्वेश्चन बना दिए। जबकि टेस्ट सीरीज देने के बाद जब मेरा कॉपी आया वापस तो उसमें लिखा, निर्देश के रूप में लिखा हुआ था कि आपने 5 क्वेश्चन करना था, 6 कर दिए, इसलिए आपका एक क्वेश्चन चेक नहीं होता है। शुरू के 5 क्वेश्चन ही चेक होते हैं। मैंने जो 6ठा क्वेश्चन लिखा था वो और क्वेश्चन की तुलना में सबसे बेस्ट लिखा था, बट वो क्वेश्चन मेरा चेक हुआ ही नहीं। अब ये है कि मेरे माइंड में ये चीज़ पहले से पता चल गया कि हाँ, निर्देश को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और ये गलती मेरे एग्ज़ाम में कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं ये चीज़ गलती में टेस्ट सीरीज में कर चुका था, वो मेरे एग्ज़ाम में नहीं हो सकते थे। तो मैं एक छोटा चीज़ बताऊँ कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं। बाकी
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कहीं कोचिंग में टेस्ट सीरीज दें, आप लिखने का प्रैक्टिस आप आपस में कोई फ्रेंड है तो वहाँ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा ग्रुप बनाइए जहाँ पर एक दूसरे के लिए क्वेश्चन सेट करिए और लिखिए आंसर, तो ये भी फ़ायदेमंद होता है। एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं मेंस का तैयारी कर रहा था तो एग्ज़ाम मेंस के राइटिंग स्किल के लिए एक मेरे फ्रेंड है, उनके साथ मैं एक स्ट्रैटेजी बनाई कि नहीं, हम लोग जो हैं एक दूसरे के लिए क्वेश्चन सेट करेंगे और मेरा जो सेट किया हुआ क्वेश्चन था वो मेरा फ्रेंड उसको लिखता था आंसर, और उसके सेट किए हुए क्वेश्चन मैं लिखता था। हफ्ते में एक दिन टाइमिंग फिक्स थी आपस में टेस्ट देने का। 6 दिन पढ़ाई करते थे, संडे के दिन हम लोग का 3 घंटा फिक्स था कि नहीं हम लोग मिल के आंसर राइटिंग करेंगे। एक समस्या आती है कि जब हम लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, तो हमने एक तरीका अपनाया कि जो क्वेश्चन बैंक है तो वो क्वेश्चन बैंक से के भी उठा के हम लोग सेट करते थे और आपस में एक एक्सचेंज करके लिखते थे, और फिर दोनों लोग कॉपी को देखते थे। उन्हें जो लगता था कि नहीं कुछ कमियां हैं या कुछ पॉइंट्स ऐड हो सकते थे वो बताते थे, मुझे जो लगता था कि कमियां हैं पॉइंट्स है मैं बताता था। तो आप इस तरीके से भी अपना राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यही हो, लेकिन मैंने अपने बताया कि मैं इस टाइप का भी डेवलप किया था। तो आपको जो अच्छा लगे राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए वो भी कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए मैं बता रहा हूँ, कई लोग कहेंगे कि नहीं तो इसका मतलब कोचिंग ही सही है, कोचिंग में ही जाके मैं राइटिंग स्किल करूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप आपस में एक तरीका अपना करके भी डेवलप कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। अब रहती है एक बात किताबों को लेकर के। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली में इतने सारे किताब, इतने सारे स्टडी मटेरियल, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मार्केट में इतने सारे एक से एक नए मैगजीन, एक से एक नोट्स, सब लगता है उसमें जो डेंटिंग पेंटिंग होती है देखने के बाद लगेगा कि यही बेस्ट है, यही इसे मैं पढूं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। काम की चीज़ें क्या है उसको निकालने के लिए आपको आना चाहिए। इसका सबसे बेसिक होता है एनसीईआरटी की किताब। आप जब शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए तो आपको मेन फोकस या बोलिए तो आपका एकदम बेसिक बुक एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए। मतलब ये कहिए कि आपको एक बार नहीं बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी की किताब एक प्रकार का रामबाण है, उसमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप जितनी बार भी पढ़ेंगे उसमें हर बार कुछ नया मिलेगा। तो उसको आप फोकस करके पढ़िए और उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और उसको एग्ज़ाम में कैसे यूज करना है वो भी एक समझ विकसित कीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि नहीं सो क्या मेरे लिए काम का चीज़ है क्या नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में आपको क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक देखने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि नहीं जो दायरा है वो क्या है और किस दायरे में क्वेश्चन जाते हैं। हालांकि
यूपीएससी में आपको ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत हद तक वर्तमान परिदृश्य में जो भी चीज़ें चल रही होती है उससे बहुत रिलेट करता है और उसी से चीज़ें पूछी जाती है। करंट अफेयर्स आपको अपडेट रहना चाहिए, कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए। कोई सा भी आपको न्यूज़पेपर है, आपके लिए जो भी समझ आता है कोई एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि न्यूज़पेपर के बारे में कि उसमें जो भी मटेरियल दिए होते हैं उसको आपको छांटना आना चाहिए। हो सकता है कि कोई एक न्यूज़पेपर ले लिया तो उसमें बहुत ज़्यादा एक डायमेंशन लिखा हो, तब आपको ये मान नहीं लेना है कि यही डायमेंशन सही है, इसके दूसरे डायमेंशन भी आपको खोजना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन कोई कौन सा आपका काम का चीज़ है उसको जानने की कोशिश करिए या निकालने की कोशिश करिए और उनके सारे डायमेंशन को खोजने की प्रयास करिए। आप देखेंगे कि कुछ न्यूज़पेपर कई बार होता है कि एक तरफा लिखते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद उसी न्यूज़पेपर में उसका दूसरा डायमेंशन भी आ जाता है, दूसरे पक्ष भी आ जाता है। तो आप दोनों दिन का आप अगर न्यूज़ अपडेटेड हैं तब दोनों पक्ष को जान सकते हैं और लिख सकते हैं। इस मामले में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं सो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हाँ, एक चीज़ है कि कुछ पेपर का स्टैंडर्ड माना गया है, वो अच्छे माने जाते हैं, जैसे द हिंदू है। द हिंदू तो एवरग्रीन रहा है, तो अगर उसको प्रयास कर सकते हैं पढ़ने का तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो पेपर नहीं होता है, वो जीएस होता है, अपने आप में एक जीएस है। पेपर अगर द हिंदू पढ़ते भी हैं तो कुछ जीएस के उसमें जो मटेरियल होता है उसको निकालने की कोशिश करिएगा तो अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम इंग्लिश नहीं आता है तो मेरा कुछ नहीं होगा। हिंदी के पेपर बहुत स्टैंडर्ड के भी होते हैं, आप उस पर भी देखिए और उससे भी मटेरियल निकालिए। मैंने कहा है कुछ भी चीज़ें गलत नहीं होती है, हर पेपर या बुक में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन होता ही है। ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपकी काम की चीज़ है, उसको किस तरह से आप निकाल के लाते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं, वो आप पर ही डिपेंड करता है। इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल होते हैं, बस आपको उसको गेन करना होता है। और पेपर पढ़ते हैं तो टॉपिक पर भी लिखने का प्रयास करिए, तो इससे दो चीज़ हो सकती हैं। एक तो ये होगा कि उस टॉपिक के बारे में आपकी समझ अच्छी हो सकती है, दूसरी कि आपका राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी ये कई लोग इसे मानते हैं कि यार बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब किए हुए हैं। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक लोगों को घर में रहना पड़ रहा है, घर में पैक रहना पड़ रहा है। सामान्यतः बाहर आना जाना लगा रहता था और अचानक से आपको घर में रहना पड़ेगा, तो थोड़ा सा माइंड में डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन लॉकडाउन को आप एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए बहुत खाली वक्त मिला है, बस घर पे रहना है, तो आप उसको पढ़ने में यूज़ कर सकते हैं। अगर माइंड में ये गोल सेट कर ले कि मुझे सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन लेना है, फाइनली सेलेक्ट होना है, तो आपका मुख्य फोकस पढ़ने में होना चाहिए, चीज़ों को समझने में होना चाहिए। और समझ के
उसको लिखने में भी फोकस करिए और अपने जो काम की चीज़ें हैं उसको निकालने में फोकस करिए। बस ये है कि लॉकडाउन में आपको पॉजिटिव पक्ष को निकाल के रखना है और उसको लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करके उसका लाभ लेना है। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा मौका मिला है, आप आराम से घर में बैठ के बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इतना आराम तो शायद कभी नहीं मिला होगा, क्योंकि जब नॉर्मल समय होता है तो कई बार हम बाहर निकल जाते हैं, कई बार कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक ऐसा समय है जब आपका माइंड भी इधर उधर कहीं जा नहीं सकता है, कहीं घूम भी नहीं सकते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, कभी मिल भी नहीं सकते हैं। तो एक ये भी कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में पेशेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो लॉकडाउन भी आपको एक पेशेंस सिखा रहा है। अगर आप लॉकडाउन में पेशेंस यूज़ कर सकते हैं या पेशेंस रख रहे हैं तो वही पेशेंस आप यूपीएससी में भी रख के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सिविल सर्विसेज में कुछ भी चीज़ें तुरंत नहीं होती है। हो सकता है आप पहली बार में असफल हो जाएं, दूसरी बार में असफल हो जाएं, तीसरी बार भी असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर लगातार लगे रहेंगे तो इसकी गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे ही होंगे। इसलिए पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लॉकडाउन से भी एक पेशेंस का वो सीख या पाठ ले सकते हैं। बाकी जो आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका जो मेन हथियार है तैयारी का वो किताबें ही हैं। इसलिए किताबों का चयन या जो भी चीज़ें आप तैयारी के लिए यूज़ करते हैं उसमें सतर्कता होनी ज़रूरी है। मार्केट के अनुसार आप नहीं चलें, जो ज़रूरी है उस पर काम कीजिए। जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी की बुक वो ज़रूरी होते हैं। कुछ किताबें और भी होती हैं जो काम की होती हैं, वो सब आप पढ़ सकते हैं। वो सारा लिस्ट अवेलेबल है, सबको पता है कि क्या कौन कौन सी किताबें ज़रूरी होती हैं। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत तो हर कोई पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिपिन चंद्रा तो हर कोई पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। तो एक स्टैंडर्ड बुक है, जो कुछ स्टैंडर्ड बुक है वो आपको फॉलो करना होगा। मार्केट में मत जाइए, मार्केट में बहना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जो उनके पास बचा होता है वो भी खो देते हैं। एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्स्ट्रा काम होता है आपकी समझ डेवलप करने में। आप उस बुक को पढ़े, मैं भी वही बुक पढ़ा हूँ जो आप पढ़े हैं, बट उस बुक से क्या काम की चीज़ें हैं या उस बुक से जो मुझे मिला है उसको यूज़ कैसे करना है उसको मैंने विकसित किया। और आपको भी यही करना है, जो किताबें में दिया हुआ है उसको यूज़ कैसे करना है उस पर काम कीजिए। देखिए, किताबों में काम करने के बाद आपको एक चीज़ है कि सिविल सेवा के बारे में भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, क्योंकि किताब को आप तभी थोड़ा सा अपना यूज़ कर पाएंगे जब आप ये पता चलेगा कि सिविल सेवा में किन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है या क्या क्या चीज़ उसमें रोल निभाते हैं। सिविल सेवा की परीक्षा सिंपल ज़रूर है लेकिन बहुत विशिष्ट है, इसीलिए आपको सतर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। देखने में तो लगता है कि नहीं ठीक है, ये किताब पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे तो काफ़ी काम हो जाएगा,
लेकिन उसकी जो ज़रूरत है सिविल सेवा की, उस ज़रूरत के अनुसार आपको काम करना होगा। ये ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत है एग्ज़ाम ओरिएंटेशन। सिलेक्शन के लिए या सक्सेस के लिए सबसे बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम ओरिएंटेशन। आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसका फुली फोकस होना चाहिए, क्या एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है और क्या नहीं ज़रूरी है, इसमें फ़र्क करना होगा। जब एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप देखेंगे कि मोटी मोटी किताबें भी होती हैं या फिर कुछ ऐसे भी किताबें होती हैं, तो लगेगा कि यार इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, तो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा या इसका दायरा क्या है, इसका ये सिलेबस क्या है। उस सिलेबस के अनुसार चीज़ों को छांट के पढ़िए तो आप सफलता के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। लोग यहाँ पर क्या होता है कि बुक आता है, बस शुरू से लेकर पढ़ते ही जाते हैं, शुरुआत और अंत पता ही नहीं चलता है। ये काम मत कीजिए। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होनी चाहिए। सिलेबस आपके, जब भी किताब पढ़ती सिलेबस आपके फ्रंट में होनी चाहिए। सिलेबस देखिए क्या है क्या नहीं है, बस उसके अनुसार काम करिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी कहा जाता है कि हर चीज़ में इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास बहुत समय है, बहुत वक्त है। सेलेक्ट हो जाएंगे तो सिलेक्शन के बाद इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। यहाँ पर ज़रूरी है कि सिलेक्शन कैसे लेना है उस पर काम करिए। इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत वक्त है, सिलेक्शन के लिए जो ज़रूरी है उसको हम उस पर काम कीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। हो सकता है कई आपके फ्रेंड कहेंगे कि आपको तो ये सब चीज़ें भी जरूर आती नहीं हैं, आपका पास नॉलेज की बहुत कमी है, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। इन सब चीज़ों से डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ काम करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एग्ज़ाम पास करनी है, ना कि आपको नॉलेज गेन करके बहुत बड़ा मतलब बाबा बनना है। वो मायने नहीं रखता है। अगर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एकदम नॉर्मल से कोई से भी किताब अगर ज़रूरी है, हो सकता है कि एकदम पतली सी किताब में भी आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जब एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी है तो आपको ये नहीं है कि नहीं हम मोटी बुक पढ़ेंगे तभी मेरा एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं। एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें छोटी बड़ी जो भी चीज़ें हैं वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन दायरा वही होना चाहिए एनसीईआरटी की किताब, या बेसिक ये कहें तो बेस बुक एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए, और इसी पर आप फोकस करके बाकी चीज़ों को ले सकते हैं। ये नहीं कि सारे किताब पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को आप सेकेंडरी में रख दिए हैं, हाँ कभी कभार देख लेंगे, ऐसा नहीं। आपको मेन फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए। हाँ लगता है आपको कि एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आप दूसरी किताबों को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं, अपनी समझ के लिए वो काम कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन के लिए मेरा अपना व्यक्तिगत सोच के अनुसार सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। आप तैयारी करेंगे तो आपको अंदर से ये लगना चाहिए कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। यहाँ कई लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब अपने खुद के ऊपर डाउट मत करिए, आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई करेंगे तो अपने ऊपर डाउट मत करिए कि नहीं सेलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। डाउट जो होता है वो हमेशा रिवर्स का काम करता है, आपको पीछे ले जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और भी है कि ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा।
आप जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस आते जाएगा। और आप खुद के ऊपर भरोसा करिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे से ये हो जाएगा। खुद के ऊपर कभी डाउट मत करिए। आपको खुद के ऊपर भरोसा ही आपको सिलेक्शन दिला देगा। चूँकि आप क्या हैं ये आपको ही पता है, दूसरे को नहीं पता है। दूसरे तो आपको सिर्फ देखते हैं, बाहरी रूप को देखते हैं, बस अंदर से आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या कर सकते हैं, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो वही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब तैयारी करते हैं तो एक ट्रैक होता है पढ़ने का, मतलब उस ट्रैक से हटिए मत। मतलब हो सकता है कि तैयारी के दौरान में आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, बहुत सारे, कई बार कुछ फंक्शन में चले गए, कुछ घर में मतलब दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। तो कोशिश ये होना चाहिए कि जो ट्रैक बनाया है आपने, या बोलिए कि पढ़ाई का जो रिदम है उसमें बने रहें, हमेशा बने रहें, वो ट्रैक मत छोड़िए। क्योंकि अगर पढ़ने का जो या तैयारी का ट्रैक अगर आप थोड़ा भी छोड़ते हैं तो उसको फिर से वापस आने में काफ़ी वक्त लगता है। तो वो बना के रखिए। दूसरी चीज़, एक प्रश्न मेरे से काफ़ी पूछा गया था कि सर आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो पढ़ाई है ये सब पर डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर। कोई व्यक्ति 6 घंटा भी पढ़ता है, कोई व्यक्ति 8 घंटा भी पढ़ता है, कोई 10 भी पढ़ता है, कोई 12 भी पढ़ते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है, बाकी सारी रीडिंग होती है। आपको ये भी डिफरेंस करना ज़रूरी है कि लर्निंग और रीडिंग में फ़र्क होता है। आप कुछ पढ़ते हैं तो उससे कुछ लर्न करते हैं या नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। रीड करना मायने नहीं रखता। रीड तो आप 20 घंटा भी कर सकते हैं। जो लर्निंग होती है, लर्निंग वो एक निश्चित समय के लिए होती है, वो 8-10 घंटे ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा दिमाग की कैपेसिटी होती भी नहीं है। लेकिन पढ़ने के आवर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कंटिन्यूटी। आप हर दिन कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग होता है कि 15 घंटा एक दिन पढ़ते हैं, किसी दिन 4 घंटा पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अगर 6 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं या 10 घंटा पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जितना आप पढ़ते हैं हर दिन, उसको हर दिन मेंटेन करके उतना पढ़ते रहिए। आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो जॉब में होते हैं, उनके पास पढ़ने के वक्त नहीं होता है, फिर भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं। क्यों? उसका एक ही कारण होता है, कंटिन्यूटी। क्योंकि जॉब के बाद मुश्किल से 3-4 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन वो 3-4 घंटा वो हर दिन पढ़ते हैं और उससे वो लर्न करते हैं, सिर्फ रीड नहीं करते हैं। तो आपको वही काम करना है कि आप जितना पढ़ते हैं उसको मेंटेन करके रखिए और हर दिन पढ़िए और उससे कुछ गेन करने की कोशिश करिए। आप पढ़ने के बाद थोड़ा रिव्यू करिए कि आज हमने क्या सीखा और इसका कैसे यूज हो सकता है सिविल सेवा की परीक्षा में। आप एक लेवल तक लगातार पढ़ेंगे तो आपके अंदर में भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होने लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता था, इसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब क्वेश्चन फ्रेमिंग होने लगेगा तो ये समझिए कि लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया होता है। बस इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सिलेक्शन के लिए माध्यम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। आप बस अच्छी तैयारी करके आपके अंदर जो क्षमता है, आपने अगर एग्ज़ाम में बेस्ट किया
तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मैं खुद भी हिंदी मीडियम से हूँ और ये महसूस किया है सिलेक्शन होने के बाद कि मीडियम जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये तब मुझे ज़्यादा विश्वास हो गया जब मुझे प्रशासनिक सेवा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसके पहले मुझे जेएनयू में, जब मैं हिंदी मीडियम से होने के बाद भी मुझे रिसर्च में एडमिशन मिल गया, तो उस समय भी मुझे एक विश्वास जगा था कि नहीं, मीडियम ज़्यादा मायने नहीं रखता है। दूसरी बार जब सिलेक्शन हो गया झारखंड प्रशासनिक सेवा के दूसरे रैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, मीडियम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। आप किसी भी माध्यम से हो, आप लगातार काम करते रहिए, सिलेक्ट हो जाएंगे और जो भ्रम की दुनिया है उससे बाहर आइए। बहुत सारा एक भ्रम फैल जाता है कि नहीं, सारा सिलेक्शन हिंदी में इंग्लिश मीडियम का हो रहा है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं है। इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि कई लोग प्री में ही सिलेक्शन नहीं हो पाता है, प्री में ही सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। जब आप प्री में ही सिलेक्शन कम होगा तो फाइनल रिजल्ट भी तुलनात्मक रूप से कम ही आएगा। तो आपको प्री की जो एग्ज़ाम है उसको भी लाइटली नहीं लेना है, उसको बिल्कुल फोकस होकर देखना है, क्योंकि आपका जो एंट्री लेवल है वो पीटी का एग्ज़ाम ही होता है। इसलिए सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि प्री क्लियर हो और उस पर क्वालिफाई करें। आप जब प्री क्लियर कर लेंगे तो आप मान के चलिए मेंस के समय आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई हो जाएगा और आप अच्छा कर लेंगे। एक रिपोर्ट ये भी है कि जो जितने बच्चे हिंदी मीडियम से प्री में सिलेक्शन होता है और जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से प्री में सिलेक्शन होता है, तो जो परसेंटेज निकाला गया है, हिंदी मीडियम के बच्चे जो प्री में सेलेक्ट होते हैं उनका जो अंतिम परिणाम में हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन होता है उनका परसेंटेज इंग्लिश वालों की तुलना में ज़्यादा होता है। कोई अगर हिंदी मीडियम का विद्यार्थी प्री में सेलेक्ट हो गया है तो उसका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन होने के चांसेस इंग्लिश वालों के से ज़्यादा होता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है क्योंकि प्री में ही सिलेक्शन कम होता है, जिसके वजह से अंतिम परिणाम में सिलेक्शन कम आता है। इसलिए प्री को काफ़ी ध्यान से आपको फोकस करना है और एक बार प्री सिलेक्शन हो गया तो मेंस में कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप कर जाएंगे। और मेंस की तैयारी तो हमेशा चलते रहती है। मेंस कोई एक दिन की तैयारी नहीं है, वो लगातार चलने वाली तैयारी है। तो यही कहूँगा, मीडियम को लेकर के घबराना नहीं है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं, बस अपने अंदर में विश्वास रखिए। अंतिम में मैं एक इंटरव्यू के संदर्भ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ भी लोग कह रहे थे कि जो काफ़ी कन्फ्यूजन था वहाँ पे। लोग कह रहे थे कि नहीं, हिंदी में इंटरव्यू दे, इंग्लिश में इंटरव्यू दे, क्यों, कौन सा दे। तो इंटरव्यू में ये मायने नहीं रखता है कि आप इंग्लिश में दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं। बस ये है कि आप अपने बेस्ट चीज़ों को किस भाषा में आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को, आपके अंदर जो भी क्षमता है उसको किस रूप में प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मैंने कोई एक स्पेशल नहीं कि मैं हिंदी में इंटरव्यू दूंगा या इंग्लिश में दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मीडियम था, हिंदी था, बट जहाँ पर मुझे लगते थे कि इंग्लिश का प्रयोग है तो मैंने इंग्लिश का भी प्रयोग किया। तो एक इंटरव्यू के संदर्भ में भी एक जो परसेप्शन होता है कि नहीं, शुद्ध हिंदी में देना है या शुद्ध इंग्लिश में देना है। तो मैंने जो अपने पीसीएस के इंटरव्यू में अनुभव किया, तो
तो वहाँ ये मायने नहीं रखा मेरे लिए। मूलतः मैं हिंदी में दे रहा था, लेकिन जहाँ भी मुझे लग रहा था कि इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करना, तो वो भी कर रहा था। जहाँ हिंदी लग रहा था, हिंदी को भी प्रयोग कर रहा था। तो इंटरव्यू में आपको ये मान के चलना है कि आप अपना बेस्ट कैसे देंगे, किस शब्द का प्रयोग करके अच्छा सामने वाला व्यक्ति को समझा सकते हैं, या इंटरव्यूअर बोर्ड को आपको कैसे समझा सकते हैं, वही ज़्यादा मायने रखता है। दूसरी चीज़ कि इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो वहाँ पर एक आप एक्चुअल में क्या हैं वही रखिए, ये नहीं कि कुछ स्पेशल करने की कोशिश कीजिए। जो आपका जो नॉर्मल से आपका बिहेवियर है या एटीट्यूड है, जो आप हर दिन रखते हैं या हर दिन जो अपने फैमिली में फ्रेंड के साथ में जैसे आप रखते हैं, बस वही वहाँ भी आपको रखना है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है, हर चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखिएगा। वहाँ बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों में पॉजिटिव पक्ष को उनको रखना है। कई बार आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपको पॉजिटिव पक्ष को निकाल कर रखना है। और एक चीज़ और, हॉबी। कई लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न है हॉबी को लेकर के। मेरे कई फ्रेंड भी हैं, और अभी भी जो कुछ लोग हैं फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हॉबी क्या रखें। तो मेरा मानना है कि हॉबी वही रखिए जो आपको रियल में हॉबी है। कभी भी आर्टिफिशियल हॉबी मत रखिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आपको जान का आश्चर्य होगा कि मेरा जो हॉबी था वो रिपेयरिंग था, मतलब टूटे फूटे सामानों की मरम्मत करना था। जब मैंने कई लोगों को शेयर किया था तो हंसे भी थे कि सर ये कौन सा हॉबी है, ये कैसे रख सकते हैं आप इंटरव्यूअर बोर्ड के सामने। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि यार रखूँ क्या रखूँ। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि ये मेरा रियल हॉबी था। जो भी घर में जो टूटे फूटे सामान होते हैं उसको मैं मरम्मत करते रहता हूँ, ये मेरा हॉबी था, मैंने यही रखा। इंटरव्यू में गया था तो मैंने सर ने पूछा कि आप JNU के रिसर्च स्कॉलर है, आपकी तो हॉबी होनी चाहिए पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना या इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ना। मैंने कहा नहीं सर, वो तो मैं पढ़ता ही हूँ, बट मेरा हॉबी है रिपेयरिंग करना, टूटे फूटे सामानों की मरम्मत करना। मरम्मत करता हूँ, कुछ चीज़ें बन जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बनती हैं। बन जाती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं बनती है तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, फिर कभी ट्राई करूँगा। तो मैं इसलिए अपने बारे में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि हॉबी को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये मानता हूँ कि कोई भी हॉबी गलत नहीं होती है, बस ये है उसको पॉजिटिव तरीके से कैसे आप रखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। और कभी भी आर्टिफिशियल हॉबी पर काम मत करिएगा, जो आपका रियल है उस पर काम करिए। जो इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड है वो भी बहुत खुश होते हैं, और आर्टिफिशियल चीज़ों को रखेंगे तो आपको 2 मिनट में पकड़ लेंगे कि ये आर्टिफिशियल बोल रहा। बस यही कहूँगा कि इंटरव्यू जो है वो अंतिम पड़ाव होता है, और सारे मेहनत करने के बाद इंटरव्यू में पहुँचिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पहुँचिए। सारी चीज़ें अच्छी होंगी और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट आप सभी को।